आज हम एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज़ प्रियम्बल। पॉलिटी में हम कोई सीरीज़ स्टार्ट नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन मुझे बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप प्लीज़ एक कोई टॉपिक जो, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सजेशंस दे दीजिए, तो बहुत से सजेशंस ये आ रहे थे कि एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल, तो आप प्लीज़ वो पढ़ा दीजिए। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हम अभी फ़िलहाल ये पॉलिटी की कोई सीरीज़ स्टार्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक जो भी आपके सजेशंस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिमांड्स जो हैं जो मैं पूरी कर सकती हूँ वो मैं आपकी ज़रूर करूँगी। तो उसके लिए आज मैं प्रियम्बल आपको पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन प्रियम्बल पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स बताना चाहती हूँ कि पॉलिटी को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की there are so many components in your GS, but you have to to take different approach for different components. उसी तरीके से अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है हिस्ट्री से। हिस्ट्री की अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है पॉलिटी से, इकोनॉमी से। तो इसीलिए सबसे पहले जब आप पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। सबसे पहले जो बहुत बार बात होती है वो होती है बुक्स की, कि पॉलिटी की बुक्स कौन सी पढ़नी है, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल ऑफ पॉलिटी, है ना। तो आप कभी भी आप किसी को भी पूछोगे कि पॉलिटी आप कहाँ से पढ़ते हो, तो लक्ष्मीकांत जो है वो इम्पॉर्टेंट बुक होती है, और वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भी रिकमेंड करती है और केएस भी करती है रिकमेंड, और इनफैक्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको यही कहूँगी कि आप जब भी पॉलिटी स्टार्ट करें तो यू शुड स्टार्ट विद द लक्ष्मीकांत। क्यों? कुछ लोग बोलते हैं कि टीचर्स लक्ष्मीकांत से पढ़ाते हैं या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो उनको शायद कम एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसलिए वो ऐसी बात करें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मीकांत जो है वो आपका बेस होना चाहिए। उसके अलावा बहुत से बुक्स हैं, लाइक सुभाष कश्यप है, डीडी बासु है, वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको पढ़ना चाहते हो या नहीं, कि आपकी उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाओगे या नहीं, बट लक्ष्मीकांत को आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये तो था ऑल अबाउट बुक्स कि आपको कैसे चूज़ करनी है बुक्स। नेक्स्ट आ जाता है अप्रोच। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी को लेके। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉलिटी जो है उसकी 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस होती हैं। एक होता है बेसिक्स, एक होता है कंसेप्चुअल और एक होता है एनालिटिक। ये तीनों अप्रोचेस मैं आपको जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इन तीनों अप्रोचेस को देख रहे हैं, किस तरीके से हम इन तीनों अप्रोचेस को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने टॉपिक्स में, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। बेसिक्स और कंसेप्चुअल अप्रोच जो होती है वो आपको इट विल हेल्प यू इन प्रिलिमिनरी। बेसिकली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में कंसेप्चुअल और बेसिक अप्रोच दोनों की नीड होती है। और अगर मैं एनालिटिक पॉइंट की बात करूं तो ये बेसिक्स, कंसेप्चुअल और एनालिटिक जो है वो आपके मेंस में आपको ज़रूरत होती है, प्लस आपके इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी एनालिटिक अप्रोच उस किसी भी टॉपिक को लेके, पॉलिटी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। कंसोलिडेशन इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज, बिकॉज आंसर राइटिंग अल्टीमेटली अगर कुछ मैटर करता है वो करता है आपकी आंसर राइटिंग। आपके पास कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। अल्टीमेटली द मैटर इज योर आंसर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, नाउ कम्स टू द टॉपिक प्रियम्बल। तो प्रियम्बल होता क्या है? बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को, प्रियम्बल को किस तरीके से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से के, आप एक आईएएस या केएस एस्पिरेंट हैं, आप कोई 9th 10th या 11th 12th के स्टूडेंट नहीं हैं कि आप बुक्स को पकड़ोगे और बुक से ट्रांसलेट करना शुरू हो जाओगे। आपकी रिक्वायरमेंट है उसको इंटरप्रेट करना। यही डिफरेंस होता है एक 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट में, और यही डिफरेंस होता है एक आईएएस एस्पिरेंट में, कि उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसको ये नहीं है कि बुक पकड़ ली और उसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करे, उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। वो कैसे आना चाहिए आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल की इंट्रोडक्शन, कि प्रियम्बल होता क्या है। यहीं से मैं आपको बता दूंगी कि आपकी अप्रोच किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है और कैसे आपने खुद आंसर राइटिंग करनी है। तो प्रियम्बल क्या है? इट इज़ ए लैटिन वर्ड प्रियम्बुलेंस, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। एंड हम बात
जनरल प्रियम्बल की नहीं कर रहे यहाँ पे। प्रियम्बल का डिक्शनरी वर्ड तो हमें पता चल गया कि वो टू गो बिफोर है, लेकिन इंडियन प्रियम्बल का क्या मतलब है, क्यों हमने ये वर्ड यूज़ किया है? तो उसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का मतलब है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो यहाँ तक तो ये बहुत बेसिक्स है। आप कहोगे मैम ये तो सबको आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हम सब जानते हैं कि प्रियम्बल इंट्रोडक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रिलूड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। चलो आपने एक नया वर्ड ऐड कर दिया, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। यहीं से आपको अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आना है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसके दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट, इट सेट आउट गाइडलाइंस टू द पीपल ऑफ नेशन, कि हमारी कंट्री के जो प्रियम्बल है इसने एक सेट आउट किया है कुछ गाइडलाइंस कि हमारी कंट्री का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। कैसा मतलब उसके अथॉरिटी क्या होगी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगी, कहाँ से उसने अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ की है, उसका आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशंस कैसे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होगा। तो ये है दैट सेट आउट गाइडलाइंस टू द पीपल ऑफ नेशन। और दूसरा, प्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड चीज जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट डिफाइन करती है वो ये डिफाइन करती है कि प्रियम्बल जो है वो प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, फेडरलिज्म एटसेट्रा। तो ये सब जो है ये इंट्रोडक्शन है आपके प्रियम्बल की। और जब आप इसको अपने वर्ड्स में, मैंने आपको बोला था ये देखो बेसिक कंसेप्ट था कि ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन कंसेप्चुअल क्या आ गया कि वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती क्या चीज़ है। और अभी आपने इसको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट कैसे करना है? आपने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना। आपने किसी नोट से या किसी बुक से उठा के आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप आराम से लिख सकते हो। यहीं से आप लिख सकते हो कि द वर्ड प्रियम्बल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रियम्बुलेंस विच मीन्स टू गो बिफोर। In our Indian Constitution, preamble means the introductory statement which contains or which underline the set out guidelines to the people of nation, which says which comprises of authority, ideas, objectives and purpose of the Constitution. It also present the principle of the Constitution in the form of concept of separation of power, checks and balances, federalism etc. तो ये इतनी इनोवेटिव डेफिनेशन बन जाएगी और टोटली डिफरेंट होगी आपके नोट्स या आपके बुक से। तो ये मैंने बनाई नहीं है, ये आपने इस कंसेप्ट को समझा और उन्हीं कंसेप्ट्स को आपने अपने वर्ड्स में जो है वो डिफाइन कर दिया, सिंपल। तो इसी तरीके से पॉलिटी को आपको पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी के इतने चैप्टर से आप चैप्टर वाइज क्रैम नहीं कर सकते, आप एक एक वर्ड क्रैम नहीं कर सकते। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसके मतलब समझो। तो दैट मीन्स जो हमने बेसिक्स देखा था, बेसिक्स हमने कहाँ से उठाई, डेफिनेशन कहाँ से उठाई हमने, वो हमने सिंपल बुक से उठाई है। लेकिन उसको हमने कंसेप्चुअल कैसे बनाया कि हमने उसको छोटे बच्चों की तरह पढ़ाई नहीं की है, हमने उसको IAS लेवल का बनाया। वो कैसे बनाया? वो हमने उसको समझ के बनाया, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाया। ठीक है, सिंपल। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड कि प्रियम्बल जो है वो कहाँ से आया है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो हमने कहाँ से लाया? तो उसकी बैकग्राउंड जो है वो दो टाइप की है, एक है इंस्पिरेशन और एक है बेसिस। इंस्पिरेशन का मतलब है कि हमने, आपको पता ही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जितने भी जो भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट्स हैं या बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमने बोरोड की हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, और अपने तरीके से अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमने उनको जो है वो अमेंड किया है या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इनकॉर्पोरेट किया है। तो जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इंडिया का जो प्रियम्बल है वो इंस्पायर्ड है बाय द USA कॉन्स्टिट्यूशन। US के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रियम्बल जो है वो हमने बोरो किया है। लेकिन इसका बेसिस क्या है, कहाँ से प्रियम्बल की जो है वो शुरुआत हुई थी? तो वो हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से।
बहुत बार मैंने देखा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात तो हो रही होती है, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है ये नहीं पता होता है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, बिकॉज आप आईएएस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक एक पॉइंट और एक एक कंसेप्ट का मतलब जो है वो पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या था, इट वॉज ए ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने एक इलेबोरेटिव, एक कंप्रीहेंसिव ड्राफ्ट था जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने लेड डाउन किया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये ड्राफ्ट था क्या, ये ड्राफ्ट था फॉर फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया के फ्यूचर गवर्नेंस के लिए किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, किस तरीके से कोड्स होने चाहिए, जिनको हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये बेसिकली था क्या, इट वाज द फंडामेंटल सोर्स फॉर द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल फिलॉसफी क्या होगी वो इस ड्राफ्ट में मेंशन था। और इस ड्राफ्ट को जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ही लेड डाउन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 22 जनवरी 1947 को, कि हाँ जो ड्राफ्ट आपने यहाँ पे हमारे सामने रखा है उस ड्राफ्ट को हम अडॉप्ट करते हैं और उसी ड्राफ्ट के मॉडिफाइड वर्जन को प्रीएम्बल कहते हैं। सिंपल, कोई लॉजिक्स लगाने के, फालतू लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट जो था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था उसको अडॉप्ट भी किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और उसके मॉडिफाइड वर्जन को प्रीएम्बल बोला गया। सिंपल, ठीक है। अब आ जाता है, आप लोग क्या करते हो कि बैकग्राउंड तो काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं, मैंने देखा है, लेकिन उसके बाद सीधे जंप मारते हो की पॉइंट्स पे। सोशलिस्ट है हम, सोवरीन है हम, रिपब्लिक है हम, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्रीएम्बल का टेक्स्ट। प्रीएम्बल का टेक्स्ट जो है वो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, सिंपल टेक्स्ट नहीं पूछते। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें जो है वो सिर्फ टेक्स्ट का पार्ट बनाती हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत एलेबोरेटिव वे में आपका जो प्रीएम्बल का टेक्स्ट है उसको डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप एक ही स्ट्रेच में पढ़ोगे, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैंने पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया कि सबसे पहले आप इसके कंसेप्ट्स को समझो, फिर उन कंसेप्ट्स को जो है वो आप इनकॉर्पोरेट करो अपने तरीके से वर्ड्स चेंज नहीं करना है, मतलब उसको समझ के फिर आप उसको याद, क्योंकि कोई भी चीज़ क्रैमिंग के बेसिस पे नहीं होती है, पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है फिर उसको याद करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल बिल्कुल डिफरेंट वे में। तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into। अब इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये पूरा की पूरी लाइन हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है एंड दैट क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो कम इन योर एग्जाम, और शायद आईएएस में ही आया है ये कि वी द पीपल वर्ड, ये पूरी लाइन कहाँ से आई है। तो ये पूरी की पूरी लाइन हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। लेकिन वी द पीपल के ऊपर बहुत बार अगर यूपीएससी का आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको पता होगा वहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब है वी द पीपल। सिंपल, अगर हम बेसिक्स पढ़ेंगे तो वी द पीपल मतलब हम लोग, इंडिया के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि हम इंडिया के लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी की पूरी लाइन, सबसे पहली बात ये कि हमने ये पूरी की पूरी लाइन क्यों यूएस से उठाई, वो इसलिए क्योंकि यूएस जो था दैट वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसने इस पूरी लाइन का मीनिंग दिया था वी विल रूल्ड बाय आवरसेल्फ। वी द पीपल ऑफ यूएस जो उधर लिखा गया उसका मतलब है कि हम लोग जो खुद अपनी कंट्री को क्या करेंगे, हम रूल करेंगे अपनी कंट्री का। तो इंडिया ने इसको वहाँ से ले लिया, उठा लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाल दिया और बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है, लोगों से डिराइव करता है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये बहुत बार पूछा गया कि भाई लोगों से तो डिराइव करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था
तो उस टाइम पे तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ही नहीं, लोगों ने तो कोई इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे ही नहीं थे, तो फिर कैसे अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है ये लोगों से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, वो मैं अब आपको समझाती हूँ। वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 में बनी थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने सैंक्शन किया था, किसने बोला उसको कि आप बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको बोला गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो आया था, जिसको हम सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान भी बोलते, उसने सैंक्शन किया कि आप क्या करो, आप इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और उसका सोर्स ऑफ पावर कौन होगा, सोर्स ऑफ पावर इंडियन पीपल होंगे। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इलेक्टेड थे ही नहीं, तो फिर इंडियन पीपल कैसे होंगे। तो उन्होंने एक कंसेप्ट आता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, कि हमने इनडायरेक्टली इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे ही नहीं इलेक्ट हो गए, जो इनडायरेक्टली भी इलेक्ट हुए थे वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे, हर रिलीजन से थे, हर रीजन से थे, और इनफैक्ट हर सेक्शन के लोग थे उसमें, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने और उन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन ये भी बहुत एम्बिगुअस है कि भाई आप कह रहे हो कि एक तो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं और ऊपर से वो हमें रिप्रेजेंट भी करें। तो इस एम्बिग्विटी को सॉल्व किया B.R. अम्बेडकर ने बाय द आर्टिकल 395। इसमें उन्होंने B.R. अम्बेडकर ने बोला कि जो भी प्रोविजंस हमने अप्लाई किए कैबिनेट मिशन के थ्रू या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, हमारी गवर्नमेंट चलती थी उस टाइम पे, पूरा सिस्टम जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चलता था। और जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था, जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ये सबको हम क्या कर रहे हैं, रिपील्ड कर रहे हैं। रिपील्ड का मतलब क्या है, इन सब को जो भी प्रोविजंस इनके थ्रू हम अप्लाई करते थे वो सब अब से ख़त्म, और अब जो है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सैंक्शन है और जो सोर्स ऑफ पावर होगा वो होगा पीपल ऑफ इंडिया। इसका ये मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, चाहे उस टाइम पे इलेक्टेड लोग नहीं थे, इनडायरेक्टली थे, लेकिन वो हर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट इन फ्यूचर अगर प्रीएम्बल में कोई चेंजेस लाई जाती हैं, तो वो चेंजेस लाने के लिए सैंक्शन कौन करेगा, सैंक्शन करेगा इंडिया का पीपल ऑफ इंडिया, उसको सैंक्शन करेंगे। और किसको सैंक्शन करेंगे, पार्लियामेंट को। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट में ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो जो पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाएगा, तो वो चेंज जो होगी उसमें सोर्स ऑफ पावर कौन होगा, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि सैंक्शन भी वही कर रहा है, उन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है और उन्हीं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। तो अभी आपको वी द पीपल ऑफ इंडिया का एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल और एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछ चुके। अब आ जाते हैं हम पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड कहता है कि सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या मतलब है इसका, इसके दो मीनिंग, यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये बोलता है कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम सोवरेन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम सेक्युलर हैं और हम रिपब्लिक हैं। तो दैट मीन्स कि ये डिफाइन कर रहा है कैरेक्टर, कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर को, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी होती है उसको डिफाइन कर रहा है। सेकंड पार्ट किसको डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर को और उसके फिलॉसफी को। प्लस एक और चीज़ बताता है यहाँ पे, जिसमें वर्ड जो है सोशलिस्ट वर्ड जो है और सेक्युलर वर्ड जो है, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड, वो भी एक चीज़ डिफाइन करें। वो क्या डिफाइन करें कि वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आए। दैट मीन्स कि इंडिया का जो प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो अमेंड हो सकता है। ये दो चीज़ें डिफाइन करता है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड जो है सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो ये क्वेश्चन आपको बड़ी बार आ चुका है कि क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, तो आंसर इज यस। ये हमें सेकंड पार्ट बताता है। थर्ड आ गया, वो ये कहता है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर तो बना दिया,
सोशलिस्ट भी बना दिया, रिपब्लिक भी बना दिया, डेमोक्रेटिक भी बना दिया, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनाया हमने ये सब? वो हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम अपनी कंट्री में जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करवा सके। उसको ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवाना, लिबर्टी प्रोवाइड करवाना, इक्वालिटी प्रोवाइड कराना और फ्रेटर्निटी को मेंटेन करना। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि जो थर्ड पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, और फोर्थ पार्ट किसको डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है इनैक्टमेंट को, कि दिस इंपॉर्टेंट डेट दैट इज 26 नवंबर 1949 को हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब क्यों 26 डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस डेट को लास्ट एंड सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसीलिए इसको सिर्फ अडॉप्ट किया गया था, इसको एनफोर्स नहीं किया गया था। एनफोर्स 26 जनवरी को किया गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों किया गया था। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ये जो फोर्थ पार्ट है ये प्रेजेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2015 में 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तब से, जिसको हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। 26 नवंबर को 2015 से जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फोर्थ पार्ट उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी बाइफिकेशन, मैंने टेक्स्ट की बाइफिकेशन 4 पार्ट्स में इसीलिए की ताकि आप इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आप समझ सको, कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड कर सको और एनालिटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सको। तो ये था आपका प्रियम्बल। अब इसकी फिलॉसफी और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं आपको पूरी कीवर्ड्स के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसकी हम 4 वीडियोस निकालेंगे, पूरा एलेबोरेटिव वे में आपको बताऊंगी, सो दैट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके, कंसेप्चुअली आप चीज़ों को एनालाइज कर सकें और एनालिटिकली आप उसको लिख सकें। तो ये सारा था आपका प्रियम्बल। एंड प्लीज़ प्रियम्बल को कभी भी क्रैम करने की कोशिश मत कीजिए। प्रियम्बल के बेसिक्स को पढ़िए और उसके कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए, तभी आप प्रियम्बल को जो है वो समझ सकते हैं। प्रियम्बल जो है वो आपका बेस है आपकी पॉलिटी का, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। एंड और कोई सजेशन होगा तो आप हमारे पेज पे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।